नमस्कार। मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से। आज हम आपको बीएड एससी एचआई और आईडी के सेकंड सेमेस्टर के कॉमन पेपर जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम आज आपको यूनिट 4.4 जो कि इंटेलिजेंस है, इसमें हम मीनिंग, डिफिनीशन एंड मेजरमेंट ऑफ आईक्यू की चर्चा करेंगे। बुद्धि, इंटेलिजेंस। दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि एक समान शब्द है जिसका प्रयोग हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है, परंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यापक अर्थ है। इसके अनुसार बुद्धि से तात्पर्य सीखने की योग्यता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता एवं नवीन वातावरण में समायोजित होने की क्षमता है। अतः बुद्धि में केवल एक ही गुण समाहित नहीं है, बल्कि यह तो गुणों का एक समुच्चय है। कहने का अर्थ है, बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को नित्य परिवर्तित परिस्थितियों में भी समायोजित होने की क्षमता प्रदान करती है। अब बुद्धि की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने बुद्धि के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। तो सबसे पहले वुडवर्थ ने क्या दिया है बुद्धि की परिभाषा? तो वुडवर्थ के अनुसार विगत अनुभव एवं वर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्याओं को हल करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अगली परिभाषा स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। अगली परिभाषा जो कि वेस्लर ने दिया है, तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय या ग्लोबल क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ समायोजन करता है। अगली परिभाषा जो कि टर्मन के अनुसार है, उन्होंने बताया अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अगली परिभाषा जो कि गैरड के अनुसार है, बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान एवं प्रतीकों के प्रयोग की आवश्यकता है, जैसे शब्द, अंक, समीकरण, रेखाचित्र, सूत्र आदि। बुद्धि की प्रकृति। बुद्धि की प्रकृति में निम्नलिखित बातें समाहित हैं, जिनमें पहला है सीखने की क्षमता, दूसरा है तर्क करने की योग्यता, तीसरा है विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता, चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता और पांचवा है बुद्धि अनेक अनुभवों एवं अभ्यासों का एक समुच्चय है। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने अध्ययनों के दौरान यह पाया कि यदि मंद बुद्धि के बच्चों की अलग से विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जाए तथा शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो वे भी अपनी बुद्धि का विकास कर सामान्य जीवन जी सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उनके सामने एक चुनौती थी कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि कक्षा में कितने बच्चे बुद्धि की कमी के कारण असफल होते हैं। अतः इन्होंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साइमन के सहयोग से बुद्धि परीक्षण हेतु 1905 में एक मापदंड तैयार किया, जिसे बिने साइमन बुद्धि मापदंड नाम
दिया गया। इस मापदंड में अनेक प्रश्नों से युक्त प्रश्नावली तैयार की गई। प्रत्येक प्रश्नावली में प्रश्नों को क्रमबद्ध ढंग से सजाकर रखा गया। सबसे पहले सरल प्रश्नों को स्थान दिया गया, फिर कठिन प्रश्नों को और सबसे अंत में कठिनतम प्रश्नों को। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए गए थे कि 6 वर्ष का बच्चा जिन प्रश्नों को हल कर लेता था उसे 4 वर्ष का बच्चा हल नहीं कर सकता था। यदि 4 वर्ष का बच्चा उन प्रश्नों को सही सही जवाब दे देता था तो वह कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा कहलाता था। इसी प्रकार जो बच्चा केवल आयु वाले प्रश्नों को हल कर लेता था उसे सामान्य बुद्धि वाला बच्चा, जो अपनी उम्र से अधिक उम्र के प्रश्नों को हल करता था वह कुशाग्र बुद्धि वाला, तथा जो अपनी आयु से कम आयु वाले प्रश्नों को हल करता था वह मंद बुद्धि वाला बच्चा समझा जाता था। बिने साइमन ने 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रश्नावलियाँ तैयार की। ये बुद्धि परीक्षण वाली प्रश्नावलियाँ बच्चों की बुद्धि मापन में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन कर सकता है। परीक्षण हेतु परीक्षणकर्ता पहले से ही प्रश्नों को तैयार कर लेता है। बुद्धि परीक्षण में प्रयोग किए गए प्रश्न शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक अथवा किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अथवा इनमें तीनों प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण। चौथा है मैरिल पामर बुद्धि परीक्षण। पांचवा है मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण। छठवां है कोर्स ब्लॉक्स डिजाइन टेस्ट। सातवां है जयसिल विकास अनुसूची। आठवां है वर्ल्ड तर्क बुद्धि परीक्षण और नौवां है भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो ये कुछ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण थे। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता का परीक्षार्थी के साथ मधुर, सौहार्दपूर्ण व सौम्य संबंध होना चाहिए। दूसरी है चूँकि इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता एवं परीक्षार्थी का संबंध आमने सामने का होता है, अतः प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त होते हैं। तीसरा है परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी के कार्यों, विचारों, मानसिक स्थिति आदि का अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार वह परीक्षार्थी की कमियों और विशेषताओं से भी अवगत हो जाता है। चौथा है परीक्षणकर्ता परीक्षण की बुद्धि का गहन अध्ययन कर सकता है। पांचवा है चिकित्सा के क्षेत्रों में यह परीक्षण अत्यंत उपयोगी है। छठवां है इसके परिणाम काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। और सातवां है कुशल एवं योग्य परीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। चूँकि बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत था, इस कारण एक एक व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण में बहुत अधिक समय, शक्ति एवं धन व्यय होता था। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसे बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाए जिससे एक समय में एक साथ ही
व्यक्तियों के विशाल समूह का बुद्धि परीक्षण किया जा सके, और इसी का परिणाम निकला सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण आते हैं। इसमें पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण, तीसरा है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, चौथा है कुदलमन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, पांचवा है टर्मैन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, छठवां है डॉक्टर प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण, सातवां है जलोटा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और आठवां है नाथेम्बर लैंड टेस्ट। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु अधिक शिक्षित, योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है थोड़े ही समय में व्यक्तियों के विशाल समूह का बौद्धिक परीक्षण किया जा सकता है। इसकी तीसरी विशेषता है परीक्षार्थी परीक्षा काल में परीक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होता है और निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक परीक्षा देता है। और चौथा है इसका मानकीकरण अधिक सरल है। फिर अगला परीक्षण है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर शाब्दिक रूप से देना पड़ता है। परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर मौखिक अथवा लिखित रूप से देते हैं। दूसरे शब्दों में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिनके पदों में भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और परीक्षार्थी को उन प्रश्नों का उत्तर लिखित अथवा मौखिक रूप से देना पड़ता है। इस परीक्षण में पेपर पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक एवं गति एवं शक्ति दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रमुख शाब्दिक परीक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, डॉक्टर जलोटा का बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में भाषा का उपयोग किया जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है इस परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही रूपों में किया जाता है। तीसरा है इसमें पेपर पेंसिल का उपयोग होता है, इसलिए इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक है। परीक्षण है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें भाषा एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु क्रियात्मक रूप से बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इस परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट या निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों के पद ज्यामितीय चित्र, अमूर्त चित्र, निर्जीव पदार्थ आदि की सहायता से तैयार किए जाते हैं। यह परीक्षण गूंगे, बहरे, अंधे, शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोगों के बुद्धि मापन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में उन सभी व्यक्तियों का बुद्धि मापन किया जाता है जो अंधे, गूंगे, बहरे हैं। इसके अलावा अशिक्षित छोटे बच्चे एवं विदेशी भाषा को जानने वाले लोगों का भी बुद्धि मापन आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है इस परीक्षण द्वारा
दो देशों और दो संस्कृतियों के व्यक्तियों की बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है, इस परीक्षण का सफलतापूर्वक प्रयोग सेना तथा पुलिस अधिकारियों के चयन हेतु किया जा सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि एवं कार्यकुशलता का आसानी से पता चल जाता है। चौथा है, इन परीक्षणों में प्रश्नों की रचना अति प्रशिक्षित वैज्ञानिक द्वारा की जाती है। और पांचवा है, परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक है। अब बात करते हैं मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि। तो मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु से तात्पर्य है कि कोई बच्चा अपनी वास्तविक आयु, जिसको हम शारीरिक आयु भी कह सकते हैं, से कितनी अधिक मात्रा में बुद्धि परीक्षण को पास कर लेता है। फिर बुद्धि लब्धि, बच्चों की बुद्धि का आकलन बुद्धि लब्धि से की जाती है। स्टर्न ही वह पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसिक आयु के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि से तात्पर्य मानसिक परीक्षणों के आधार पर शारीरिक आयु के अनुसार मानसिक योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्धि लब्धि IQ, मानसिक आयु मेंटल एज तथा तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा कर के प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इस अनुपात को बुद्धि लब्धि अनुपात रेशियो IQ भी कहा जाता है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुणे 100, या IQ बराबर MA/CA इंटू 100, जहाँ IQ इंटेलिजेंस क्वेशेंट, बुद्धि लब्धि MA मेंटल एज मानसिक आयु, CA क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु। उदाहरण से इसको समझते हैं। माना किसी बच्चे की वास्तविक आयु 12 वर्ष और 4 महीना है और वह 13 वर्ष और 6 महीने के बच्चों के लिए निर्धारित परीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्नों को हल कर लेता है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी मानसिक आयु 13 वर्ष और 6 महीना है। तब IQ निकालने के लिए हम IQ = MA/CA इंटू 100 सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसके लिए समय को, जो कि वर्ष में दिया गया है, इसको महीने में बदलेंगे और तब IQ निकालेंगे। तो IQ बराबर 13 वर्ष को महीने में चेंज करेंगे तो 13 × 12 जो कि 156 महीना आएगा। उसमें 6 महीना ऐड करेंगे तो 162 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 वर्ष को हम महीने में चेंज करेंगे तो 12 × 12 144 महीना, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 148 महीना। तो 162 बटे 148 × 100, इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा 109.45। इसको जब हम राउंड अप करेंगे तो रिजल्ट आएगा 109। इसका मतलब वह सामान्य बुद्धि में आता है। IQ निकालने के बाद हम इस तालिका की मदद से ये देख सकते हैं कि बच्चा किस समूह में आता है। तो ये वही तालिका है जो कि मेरिल और वेस्लर ने IQ के हिसाब से उनका वितरण किया है। तो मेरिल के अनुसार अगर हम IQ की बात करें तो किस IQ लेवल के बच्चे को हम किस समूह में रखेंगे, वो इस प्रकार है। 140 या उससे ऊपर के बच्चों को हम प्रतिभाशाली, 120 से 139 IQ लेवल के बच्चों को अतिश्रेष्ठ, 110 से 1 से 19 IQ तक के बच्चों को तीव्र बुद्धि, 90 से 109
IQ तक के बच्चे को सामान्य बुद्धि, 80 से 89 IQ तक के बच्चों को औसत से कम और 70 से 79 IQ तक के बच्चों को हम सीमावर्ती समूह में रखेंगे। इसी प्रकार अगर हम बैचलर की तालिका की बात करें तो 130 या उससे ऊपर IQ लेवल के बच्चों को अतिश्रेष्ठ, 120 से 129 तक के बच्चों को श्रेष्ठ, 110 से 119 तक के बच्चों को औसत से अधिक, 90 से 109 IQ लेवल के बच्चों को औसत बुद्धि, 80 से 89 IQ लेवल के बच्चों को मंद सामान्य और 70 से 79 IQ लेवल तक के बच्चों को हम सीमावर्ती समूह में रखेंगे। इसके बाद भी मनोवैज्ञानिकों ने IQ का वर्गीकरण किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो यदि बच्चे का IQ लेवल 50 से 69 तक है तो ऐसे बच्चों को हम अति अल्प या माइल्ड समूह में रखेंगे। 35 से 50 तक के बच्चों को हम अल्प या मॉडरेट के समूह में रखेंगे। 20 से 35 IQ लेवल के बच्चों को हम गंभीर सीवियर समूह में रखेंगे और 20 से नीचे IQ लेवल के बच्चों को अति गंभीर प्रोफाउंड समूह में हम रखेंगे। तो आज हम लोगों ने बुद्धि के बारे में जाना, बुद्धि की परिभाषा को पढ़ा, बुद्धि परीक्षण के बारे में जाना कि बुद्धि परीक्षण किस किस प्रकार का होता है, जिसमें हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और IQ निकालने के सूत्र को देखा और IQ कैसे निकाला जाता है उसको जाना। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आपका पहला प्रश्न है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति को भी बताइए। और दूसरा प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण को बताते हुए बुद्धि लब्धि के सूत्र को लिखिए। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।